दोस्तों, हाल ही में एक डिबेट में मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर के बीच एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ, जहां एक तरफ से ये कहा गया कि यूनिवर्स का एक क्रिएटर जरूर होना चाहिए और दूसरी तरफ से इस बात पर सवाल उठाया गया कि क्या हम इस कंक्लूजन तक लॉजिकली पहुंच सकते हैं। इस डिबेट के दौरान मुफ्ती शमाइल ने एक एग्जाम्पल दिया जिसे कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, जहां उन्होंने कहा कि इमेजिन करो तुम एक आइलैंड पर चल रहे हो और अचानक तुम्हें एक बॉल मिलती है, तो क्या तुम ये कहोगे कि ये बॉल बस यहाँ खुद से आ गई, या तुम लॉजिकली ये कंक्लूड करोगे कि किसी ने इसे बनाया और यहाँ रखा। फिर इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए ये कहा गया कि अगर एक छोटी सी बॉल का क्रिएटर होना जरूरी है, तो फिर पूरे यूनिवर्स का भी एक क्रिएटर होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट सुनने में काफी इंट्यूटिव लगता है, लेकिन क्या ये सच में लॉजिकली स्ट्रांग है या सिर्फ एक अपीलिंग एनालॉजी है? इस आर्ग्यूमेंट का बेस ये है कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई कॉज या क्रिएटर होता है, और क्योंकि यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका भी एक अल्टीमेट कॉज होना चाहिए जिसे गॉड कहा जाता है। ये एक पुराना फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है जिसे कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट या कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और इसका एम ये दिखाना होता है कि एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक नेसेसरी बीइंग की जरूरत है। इन्फिनिट रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट को देखें तो अगर हम ये मानते हैं कि हर चीज को एक कॉज चाहिए, तो फिर ये चेन थियोरेटिकली इन्फिनिट हो सकती है। एक कारण के पीछे दूसरा कारण और उसके पीछे तीसरा। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि एक नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए, जिसे हम गॉड कहते हैं, जो खुद किसी कारण पर डिपेंड नहीं करती। सरल शब्दों में कहें तो उनका तर्क ये है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ईश्वर की रचना किसने की, क्योंकि इस थियरी के आधार पर तो हमें ये कहना पड़ेगा कि किसी ने ईश्वर को बनाया है। तब फिर वही सवाल उठता है, ईश्वर को बनाने वाले को किसने बनाया? और सवालों की ये श्रृंखला बिना रुके चलती रहती है। इसी कारण उन्होंने ईश्वर को एक नेसेसरी बीइंग या अनिवार्य सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया, जो बिना किसी कारण या सृष्टिकर्ता के विद्यमान है। लेकिन यहीं पर एक लॉजिकल प्रॉब्लम आती है। ये कहना कि गॉड जैसे एक एंटिटी बिना कॉज के एग्जिस्ट कर सकती है सिर्फ एक अजम्पशन है, कोई वेरीफाइड फैक्ट नहीं। और अगर हम एक चीज को बिना कॉज के एग्जिस्ट करने की परमिशन दे देते हैं, तो वही पॉसिबिलिटी यूनिवर्स पर भी अप्लाई की जा सकती है। फिर सवाल ये उठता है कि क्यों हम यूनिवर्स को नेसेसरी नहीं मानते और एक अलग एंटिटी को उसका एक्सप्लेनेशन बना देते हैं। इस मुद्दे पर आर्ग्यूमेंट सबूत से ज्यादा एक प्रेफरेंस बन जाता है, जहां एक पूर्वाधारणा को एक्सेप्ट किया जाता है बिना उसकी फाउंडेशन एस्टैब्लिश किए। इसलिए इनफाइनाइट रिग्रेस को रोकने के लिए गॉड को इंट्रोड्यूस करना एक उपाय लग सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशन खुद एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बल्कि एक और अनएक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन सबसे पहला लॉजिकल इशू तब आता है जब हम यूनिवर्स को उन चीजों के साथ कंपेयर करते हैं जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक बॉल, एक बुक या एक स्कल्पचर। जब हम एक बुक देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका एक ऑथर है, और जब हम एक मूर्ति देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका एक मूर्तिकार है। लेकिन ये कंक्लूजन इसलिए आता है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि किताबें और मूर्तियां मानव निर्मित वस्तुएं हैं। लेकिन यूनिवर्स के केस में हमारे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी यूनिवर्स को बनते हुए नहीं देखा, और ना ही हमें पता है कि यूनिवर्स बनाना क्या होता है। इसलिए एक बुक और एक ऑथर का रिलेशन और यूनिवर्स और क्रिएटर का रिलेशन लॉजिकली सेम कैटेगरी में नहीं आते। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि अगर हम ये रूल बना लेते हैं कि हर चीज का एक कॉज होता है, तो फिर ये रूल गॉड पर भी अप्लाई होना चाहिए। अगर कहा जाता है कि गॉड का कोई कॉज या कारण नहीं है और वो इटर्नल है, तो फिर ये सवाल नेचुरली उठता है कि यूनिवर्स को भी एक कॉज का जरूरत क्या है।
यहाँ पर आर्ग्यूमेंट एक स्पेशल एक्सेप्शन क्रिएट करता है, जहाँ एक चीज को रूल से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन बिना किसी इंडिपेंडेंट प्रूफ के। बॉल की उपमा की स्ट्रेंथ सिर्फ इतनी है कि वो रिलेटेबल है, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि वो हमारे रोजमर्रा का अनुभव पर आधारित है, जहां हम ऑलरेडी जानते हैं कि वस्तुएं कैसे बनते हैं और कौन बनाता है। जब हम आइलैंड पर एक बॉल देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि किसी ने उसे बनाया है, क्योंकि हमें ह्यूमन एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है। लेकिन यूनिवर्स के केस में हमारे पास ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट और तुलनीय वस्तु नहीं है, इसलिए वही उपमा या एनालॉजी यहां अप्लाई करना लॉजिकली जस्टिफाइड नहीं है। ब्रह्मांड के पीछे कॉज या कारण ढूंढना शायद उतना मीनिंगफुल नहीं है जितना हम सोचते हैं। कॉज ढूंढना इंसान की नेचर है, ये हमारी पैटर्न सीकिंग टेंडेंसी का हिस्सा है। इसी वजह से हम हर चीज के पीछे एक क्रिएटर या सुप्रीम पावर इमेजिन कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो भी हम देखते हैं उसका कोई ना कोई क्रिएटर या निर्माता जरूर होगा। लेकिन जब हम यूनिवर्स को मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं तो ये सोच अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खो देती है। क्वांटम वर्ल्ड में ऐसे कई फिनोमेना हैं जहां क्लियर कॉज आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। और जब हम जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी थियरीज को देखते हैं जो मैक्रो यूनिवर्स पर अप्लाई होती हैं, तो हमें पता चलता है कि स्पेस और टाइम अलग नहीं है, बल्कि एक ही फैब्रिक का हिस्सा है, इनसेपरेबल। इसलिए हर चीज का एक कारण होता है, ये एक यूनिवर्सल रूल नहीं बल्कि एक ह्यूमन अजम्पशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।